हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद साहब, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है भारी उथल पुथल जो है देखने को मिल रही है। सबसे पहले जब फारूक अब्दुल्ला का मैंने इंटरव्यू किया, आपने भी सुना होगा, उसमें उन्होंने ये संकेत दिए कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है कि भविष्य में एनडीए में भी वापसी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपनी खिड़की दरवाजे बंद नहीं रखती, खुले रखती है। तो उससे कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एनडीए में वापसी हो। लेकिन उसके कुछ देर बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने जो भी बातें कही इंटरव्यू में उसको नकार दिया और बोला खिड़की दरवाजे तो भूल जाइए, एक क्रैक भी नहीं खुला है एनडीए में वापसी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया ब्लॉक के साथ है। ये जो विरोधाभास है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं विरोध नहीं कहूंगा। जहां तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडरों को जानता हूं, उनका आदर भी करता हूं, उनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन जो बाप बेटे अलग अलग कहते हैं वो सलाह से होता है। तुम ये कहो, मैं ये कहूंगा, ताकि दोनों हाथ में दोनों अंडे रहें, अपोजिशन भी रहे और सरकार भी रहे। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि वो सोच अलग है, अलग एक ही होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था फारूक अब्दुल्ला के? कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, सोच समझ के होता, जहां तक मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये कई सालों से ऐसे होता आ रहा। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी स्पीचें मैंने सुनी है, तो उन्होंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक, उन्होंने नाम भी लीडर का लिया था। मैं उस लीडर की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर 3 किस्म की तकरीरें करते हैं, कश्मीर में एक, जम्मू में दूसरी और दिल्ली में तीसरी। तो ये इंदिरा गांधी की ऑब्जर्वेशन एज प्राइम मिनिस्टर रही है आज से 45 साल पहले, तो उसमें आज तक भी कोई फर्क नहीं आया है। मैं उसके मुकाबले में मैंने जो पार्लियामेंट में कहा वो आज भी कहता हूं, जो कश्मीर में कहता हूं, वो जम्मू में कहता हूं, वो दिल्ली में कहता हूं, फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन कई सियासी पार्टियों में एक बहुत बुरी आदत होती है कि दिल्ली को खुश करने के लिए एक बात बताते हैं, जम्मू को हिंदू भाइयों के लिए दूसरी बात करते हैं, कश्मीरी भाइयों को। जैसे कई भाई जम्मू और दिल्ली वालों के लिए पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन कश्मीर में जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा भाषण देते हैं कि जैसे बिल्कुल अलगाजी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो आदमी को, पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को एक जैसा होना चाहिए। उसमें हिंदू भी नहीं नाराज होता है, मुसलमान भी नहीं नाराज होता। अब कश्मीर की ही एक पार्टी है, दूसरी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब, उन्होंने 2014 के इलेक्शन में वोट मांगा कश्मीरियों से कि कांग्रेस कमजोर है, ये हुकूमत नहीं बना सकती, और एनसी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एनसी पहले भी बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी है, उमर साहब मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में। तो इसलिए अगर उनको दे दोगे वो फिर बीजेपी जाए। लिहाजा हमारी अकेली पार्टी है, हम ना बीजेपी के साथ जाएंगे और हमको सारे वोट देंगे हम बानहल क्रॉस करने के लिए। तो लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने और बल्कि मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया, और जब इलेक्शन आए तो खुद ही बीजेपी में घुस गए और बीजेपी की मदद से एक नहीं 2 चीफ मिनिस्टर बने। तो इसको धोखा कहते हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं किधर जाओगे, मैंने कहा भाई आप ही कैसे मैं बताऊंगा। तो एनसी की बात है कि एनसी उधर से बीजेपी के साथ भी मिलने के इरादे करते हैं। मुझे एक बहुत सीनियर लीडर ने भी बताया और इंटेलिजेंस ने भी बताया
कि साहब आपको कभी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मिलना पड़ता है तो अब कब मिलते हैं? मैंने कहा दिन में। और मैंने कहा मैं अपने लिए कभी नहीं मिला, एक दो दफ़ा मिला हूँ। वही ज़मीन जब रोशनी की ख़त्म कर रहे थे, बिल्डोज़र लगा रहे थे, तो उस वक़्त मैं गया तो इन सबसे मिला लीडरों से कि ये रोशनी की स्कीम, इसमें 70% हमारी आबादी हिंदू और मुसलमान, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के हों या चिनाब वैली के हों, पीर पंजाल के या पूरी कश्मीर के हों, इसमें हिंदू हों या मुसलमान हों, गुज्जर हों, बकरवाल हों, पहाड़ी हों, राजपूत हो, ब्राह्मण हों, ये सब 70% या तो घास चराई पर इनके घर हैं या ज़मीनें हैं या माल है या दुकानें हैं या और स्कूल है या रेवेन्यू की ज़मीन है या जंगलात की ज़मीन है। तो ये जंगलात वगैरह आज से 200-400 साल पहले थे, लेकिन कागज़ों में जंगलात रहे। अब आबादी बढ़ी तो हवा में तो घर नहीं बनाएंगे। आज़ादी के बाद ही 5 गुना आबादी बढ़ी है, और ये जब जंगल थे 200 साल पहले, तब से कई हज़ार गुना आबादी बढ़ी है, तो ये कहाँ घर बनाएंगे? तो आप 70% आबादी के घर उजाड़ोगे तो आपको क्या करना है फिर? वो पहाड़ों को। तो फिर उनकी समझ में आए, लेकिन मैं दिन में मिला। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के बताया कि वो टाइम मांगते हैं, लेकिन रात के 11 बजे और 12 बजे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए, मतलब सेंट्रल लीडरों से अब क्यों इतना खुल के बताना चाहते हैं? अभी वर्तमान में या हमेशा? मैं वर्तमान की बात करता हूँ। तो उसका क्या मतलब हुआ रात के 11 बजे 12 बजे मिलने का? सिर्फ 11-12 बजे ही मिलना, दिन में क्यों नहीं? हाँ, वो खुद 11-12 बजे टाइम दें कि भाई दिन में फुर्सत नहीं, अलग, लेकिन मांगना ही टाइम रात को, तो वो बड़ा सस्पिशियस लगता है भाई कि भाई आप कश्मीर में अलग बात करते हो। कश्मीर में तो आपने, जम्मू कश्मीर में तो आपने सब पॉलिटिकल पार्टीज को डब किया, ये बीजेपी के साथ है। तो आज राणा साहब, जिसको मैं कह सकता हूं कि बड़े अच्छे खानदान के हैं, वो, उनके बाप चीफ इंजीनियर थे। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जब उन्होंने जब बताया, और उन्होंने एक बीजेपी के नाते नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जब वो सूबाई सदर थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सदर कश्मीर में उतना मजबूत नहीं होता है जितना जम्मू में होता है, क्योंकि कश्मीर में सूबाई सदर के ऊपर खुद सदर होते हैं, चाहे शेख साहब के ज़माने में हो, चाहे फारूक साहब के ज़माने में, उमर साहब के ज़माने में हो, सूबाई सदर का मैं एहतराम करता हूँ जो वहाँ है। लेकिन वो लोग सीधे बड़े लीडर के पास जाएंगे, सूबाई सदर के पास क्या? लेकिन जम्मू में जब भी कोई सूबाई सदर हुआ है तो वो स्टेट सदर के बराबर के इख्तियारात होते हैं। तो देवेंद्र राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब रहे तो उनके पास 2 अहदे थे। वो सूबाई सदर भी थे, एमएलसी भी थे, एडवाइजर चीफ मिनिस्टर के भी थे। तो वो हर मीटिंग में जाते थे, साई की तरह उमर साहब के साथ और फारूक साहब के साथ रहते थे। एयरपोर्ट पे उतरे नहीं, और एयरपोर्ट वापस जाने तक जब तक है तो वो उनके साथ रहते थे। आजाद साहब, मैं उसी अगर वो ये कहते हैं कि मुझे जानकारी है और कई मीटिंग में खुद शामिल हुआ हूं, बिल्कुल आजाद साहब, मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं कि मैंने देवेंद्र सिंह राणा का इंटरव्यू किया था और मैंने वही सुना। जी बिल्कुल, मैंने अंग्रेजी का भी सुना, उर्दू का भी सुना। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। जो फारूक अब्दुल्ला ने इंटरव्यू किया और बाद में उमर अब्दुल्ला ने उसको जो बातें कही, फारूक अब्दुल्ला ने उसका खंडन किया, बोला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राणा साहब ने फिर अलग ही बात सुना दी। उन्होंने कहा कि 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनावों के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, एक त्रिशंकु जैसी स्थिति थी, तो उस समय ये देवेंद्र सिंह राणा का दावा है कि उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा खुद दोनों दिल्ली गए थे बीजेपी के आला कमान से मिलने, और कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बने। तब राणा साहब का कहना है कि फारूक साहब लंदन में थे, तो फारूक साहब की सहमति से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन बीजेपी ने जो प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भेजा वो स्वीकार नहीं किया। आजाद साहब, चूंकि उस समय भी आप काफी सक्रिय थे जम्मू कश्मीर की राजनीति में, मुझे बताइए ये जो राणा साहब का दावा है
क्या आपको इस विषय में जानकारी है कि उस समय क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बातचीत चल रही थी? उस वक्त बहुत एक्टिव था। क्योंकि इलेक्शन नवंबर दिसंबर में हुए थे और सरकार मार्च में बनी। इन 2 महीनों में पीडीपी के साथ उनके नेगोशिएशन चल रही थी और बीजेपी के लीडर, क्योंकि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो चल रहे थे, हमारी सब पार्टियों से चल रही है। तो सब पार्टी तो कोई नहीं थी। कांग्रेस का अगर होता तो मुझे जानकारी होती थी, उन दोनों तो जम्मू कश्मीर में ही डील करता था, तो जाहिर है 2 ही पार्टियां थे उनसे बातचीत कर रही। तो मुफ्ती साहब से मेरी हफ्ते में लैंडलाइन पे पौना घंटा बात होती थी। लैंडलाइन पे इसलिए क्योंकि इतना देर मोबाइल पे बात नहीं होती। और मैं उनसे कह रहा था, देखो आपने एक लाइन ली, या तो लाइन नहीं लेनी थी आपने। अगर लाइन नहीं ली होती और मिल जाते तो आज कोई इसमें बुराई नहीं था कि आप बीजेपी के साथ मिल जाते, लेकिन ये आपके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करेगा। अच्छा, आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद को सलाह दी थी नहीं, एटलीस्ट 18 दफा मैंने उनसे बात की है कि आप बीजेपी के साथ मत जाइए, क्योंकि आपने लोगों से वोट जो लिए हैं वो बीजेपी के खिलाफ लिए हैं वादे में। आपने लोगों को कहा है पब्लिक मीटिंगों में कि मैं अकेला हरा सकता हूं, मैं अकेला वादे में इनको क्रॉस नहीं करने दूंगा। न कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं, एनसी पर कोई भरोसा नहीं, मुझ पर भरोसा करो। अब लोगों ने आप पर भरोसा किया तो आप क्यों ऐसी हरकत करते? आपने अगर बीजेपी में जाना था तो जाते। तो उस पर मुफ्ती साहब ने क्या कहा? तो लोगों को यह नहीं कहना चाहे था कि मुझ पर भरोसा करो, आप जीरो हो जाओगे। वो हाँ हाँ करते थे, तो लेकिन किया उन्होंने। और उसके बाद ही मैंने पार्लियामेंट स्पीच की थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री जी आजकल आप पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों से 2 महीने से समझौता करिए, खुदा के लिए ऐसा मत करिए। क्योंकि ये बहुत लंबी स्पीच मैंने की थी कि मत करिए, क्योंकि हमें वहाँ के कांग्रेस की सरकार थी तो हमने कभी भी बुलडोज करके वहाँ अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने इंदिरा गांधी का नाम लिया। मैंने कहा इंदिरा गांधी ने हमको समझाया था कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर ये बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ का रिलीजन अलग है, यहाँ सोच अलग है, तो यहाँ नेशनल पार्टी को ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश मत करो। जो अपनी मर्जी से जिसको वो चुन के आते हैं वही सरकार चुनने दे दो। बल्कि मैंने याद है मुझे अभी, मैंने कहा था कश्मीर में आपकी पार्टी रेड रैग है, ये मुझे याद है अभी भी। तो लेकिन उसके बाद ही न दिल्ली वालों ने मेरी बात सुनी, न मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई। और 6 महीने के बाद मुफ्ती साहब बगैर अपॉइंटमेंट में सीधे घर आए आपसे मिलने चीफ मिनिस्टर प्राइवेट गाड़ी में, और कहा जो तुमने कहा था वो ठीक हो गया, मुझसे गलती हो गई। मतलब मुफ्ती, ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को पछतावा हुआ 6 महीने के बाद ही कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने जो है गठबंधन किया। कहा कि मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूं, जहां जा रहा हूं तो वहां लोग बोलते हैं आपने तो वादा किया था कि मैं एनसी को घुसने नहीं दूंगा, वो बीजेपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस बीजेपी के साथ जाएगी, आप तो खुद ही गए, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं, बल्कि उन्होंने इतना कहा कि मैं सोचता था कि मैं, मतलब मुफ्ती साहब जब स्टेट प्रेसिडेंट थे तो मैं यूथ कांग्रेस का था नया, तो मैं सोचता था अभी आप वही हैं, लेकिन मैं समझ गया कि मैं वहीं रहा तो आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स मुझसे ज़्यादा समझ गई, तो आपने मुझे अच्छा एडवाइस किया था। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं बीजेपी को रोकूंगा। आप कहते कि भाई मैं किसी के साथ जा सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मुझको, जो सब पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहिए था। तो यही गलती आज एनसी फिर कर रही है, वहां बैठकर बीजेपी को गालियां देती है और अंदरूनी तरीके से मरासलात करने की पूरी कोशिश करती है। तो पॉलिटिकल लीडर को डबल फेस नहीं होना चाहिए। मैं हर पब्लिक मीटिंग में ये सवाल मुझसे भी पूछते हैं,
मैं कहता हूं देखो मैं कोशिश करूंगा, मुझे अकेली की मेजॉरिटी नहीं आएगी, और फिर उस वक्त जो हालात होंगे आवाम से पूछकर हम फैसला लेंगे। तो ये लाइन ले लो। आप लोगों के वोट हासिल करने के लिए एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पर या रीजन के नाम पर वोट ले लो, हाँ, और फिर उसके बाद उनकी मुखालिफ पार्टी या सोच वाली पार्टी से मिलो। पहले ही कहोगे भाई। तो आजाद साहब मुझे एक चीज बताइए, आपने जो बड़ी बात कही, जब मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद आपसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं मलाल हो रहा है और पछतावा हो रहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्योंकि तुमने ठीक कहा था कि मैंने लोगों से वोट मांगे हैं बीजेपी के खिलाफ और मैं उन्हीं के साथ सरकार में लाया। तो आपने फिर उन्हें क्या सलाह दी? कुछ कहा मैंने सलाह दी आपकी गलती थी, तो अब आप सरकार चलाइए। तो आप सरकार चलाइए। तो उन्होंने माना कि मैं सोच रहा था तुम अभी यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट ही हो, मैं नहीं समझता था कि आप 40 साल में बहुत पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो तुमने मेरे हक की बात की थी, लेकिन मैं कम सोचा। अच्छा, उस समय फारूक साहब से आपकी बातचीत होती थी जब 2000 चुनाव के विधानसभा के चुनाव हुए 2014 सभा के जब हुई तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी एनसी के पूछे बगैर, मैं बताऊं। और मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने कहा सनद रहे, क्योंकि मुफ्ती साहब के बीच में और मेरी फोन पे बात होती, उसको तो मैं पब्लिश नहीं करता था, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी कि मैं मुफ्ती साहब से कहता हूं कि हम कांग्रेस, और मैंने सोनिया गांधी वगैरह से भी नहीं पूछा था, तो मैंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं, बल्कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मनाऊंगा कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट मुफ्ती साहब की करेंगे, और पूरे 6 साल हम कोई पद भी नहीं लेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो ये सही हकीकत है कि मेरी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद फिर एनसी ने भी स्टेटमेंट दिया, बल्कि उन्होंने ज्यादा फुर्ती दिखाई, तो उन्होंने गवर्नर को लेटर भी भेज दी। हाँ, ये ठीक है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बातचीत चल रही थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बातचीत चल रही? वक्त इनकी पैरेलल भी चल रहा था। जब मैंने कहा था कि पार्लियामेंट, मैंने पार्लियामेंट में जब मोदी साहब को कहा, मैंने नहीं कहा था पीडीपी, आप जम्मू कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करें। मतलब आप पूरी तरह से अवगत थे कि क्या हो रहा है? और था कि ये था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश कर रहे हैं। यस। तो यानी कि आजाद साहब, जो राणा साहब ने दावा किया है कि उमर साहब और राणा साहब, वो दोनों, जब राणा साहब एनसी में थे, वो दोनों दिल्ली गए थे 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद, और वो कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए। वो आप कह रहे हैं कि ये दावा सही है? देखो, मैं उसमें हैरत अंगेजी मुझे नहीं है कि 14 में कोशिश कर रहे थे, ये थोड़ा सिस्टम बदल गया था उस वक्त, मुतबादिल फिर ढूंढना चाहते थे। ये 2017 में मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, मुझे याद है मैं मीटिंग में था जयपुर में। तो जयपुर में मीटिंग था तो अंबिका सोनी का टेलीफोन आया कि वहाँ 3 पार्टियां 4 पार्टियां इकट्ठे हो रही हैं और आपको कह रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एनसी पीडीपी वगैरह आप बने। मैंने कहा मुझे नहीं बनना है इस खिचड़ी का, मैं नहीं बनूंगा। तो फिर वो उसका है कि मुतबादिल और किसी को बना रहे हैं, फिर वो फोटो स्टेट नहीं मिला गवर्नर को, वो सब कहानी है। लेकिन हमें भी पूछा गया था कि सब पार्टीज की पहली चॉइस आप है। मैंने कहा मैं नहीं बनता इस खिचड़ी का, कोई नॉर्थ पोल, कोई साउथ पोल है, कोई ईस्ट पोल है, कोई वेस्ट पोल है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिसको बनानी है बनाए। तो ये हकीकत है। लेकिन मुझे हैरानी उस बात की हुई कि जो देवेंद्र राणा जी ने कहा कि स्टेट तोड़ने के बाद, यूटी बनाने के बाद भी जो कोशिश की, मेरे ख्याल में इंटरनेशनलाइज अगर कोई स्पीच हुई है जो मैंने 370 और स्टेटहुड खत्म करने पर पार्लियामेंट में की। 4 घंटे तो मैंने पहले धरना दिया, लेकिन जब मुझे अपनी पार्टी वालों को कहा कि भाई वो धरने पे तो वो कैमरा ही नहीं फोकस कर रहे हैं, तो फिर जाके मैं बोला। लेकिन एनसी लोकसभा में नहीं बोली, चुप रहे।
बीजेपी चुप रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनके जो सांसद हैं उनको तो नजरबंद कर दिया गया। नो, दोनों एमपी थे बैठे हुए, पार्लियामेंट में थे, उनकी पार्लियामेंट रिकॉर्ड देखिए, शक्ल है, नहीं हुई उठे, बाइकआउट भी नहीं किया। और मैं एक होकर जब 1.25 घंटा बोल सकते हैं तो वो 5-5 मिनट भी तो बोल सकते थे, प्रोटेस्ट ही कर सकते। फारूक साहब एक दिन पहले आए श्रीनगर के, क्यों आए? अच्छा, उससे पहले उनकी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी, तो आपको कोई जानकारी है कि उस समय बातचीत क्या? लेकिन दिल्ली में ये बहुत आम थी कि भाई इनको कंसल्ट किया गया और इन्होंने ही बताया कि हमको जेल में रखना ताकि हमें कोई पब्लिक पोस्चर न लेना पड़े। ये गॉसिप है। ये गॉसिप हो सकता, मैं ये नहीं कहता, मैं वसूख से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब मिले और उसके 2 दिन बाद 370 खत्म हुआ तो सब ये कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप वहां मिले और उसके 2 ही दिन। तो फिर ये दिल्ली में आम पॉलिटिकल पार्टीज में ये चला कि इनको कंसल्ट किया गया है और इन्हीं लोगों ने उनको सलाह दी कि हमको जेल में डाल देना। तो वो जेल में नहीं, अपने अपने घरों में नजर बंद करना। तो ये तमाम शक है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि देवेंद्र राणा का ये कहना कि स्टेट खत्म होने के बाद, 370 होने के बाद, 35A होने के बाद भी ये कोशिश कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ा अचंभे की बात है। और मैं ये नहीं कह सकता कि देवेंद्र राणा गलत बता सकता, क्योंकि दूसरा इंटरव्यू उन्होंने आपके साथ किया कि अगर जो कह रहा है देवेंद्र राणा इसको कोई कंट्राडिक्ट करेगा तो ये बताएगा किससे मिले गए और किस वक्त मिले थे और कहाँ मिले थे। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मिले थे। अब मैं दावा करते हैं तो जाहिर ठीक होगा, ये कोई नई बात नहीं उनके। जब पूजा पाठ मंदिरों में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, मुझसे सेकुलर हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। लेकिन मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म की आमद करता, लेकिन झूठ बोलने के लिए, हिंदू वोट करने के लिए मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मुसलमान वोट देने के लिए हिंदुस्तान को गालियां नहीं दूंगा, हाँ, या हिंदू को गालियां। मैं जम्मू में वही कहूँगा और कश्मीर में भी वही कहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हर हिंदू पक्का हिंदू हो, हर मुसलमान पक्का मुसलमान हो। मैं हिंदुस्तान में 50 साल से यही तकरीरें की, कई लाख तकरीरें की होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं होगा, लेकिन गांधी से बड़ा सेकुलर भी कोई नहीं होगा। तो उसका मतलब, और मौलाना आज़ाद से ज़्यादा मुसलमान भी कोई नहीं होगा, मौलाना आज़ाद का जैसा सेकुलर भी कोई नहीं होगा। उसका मतलब है कि अपने धर्म की पूजा पाठ करने वाला ज़्यादा सेकुलर हो सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म में दूसरे धर्म का आदर करना, इज़्ज़त करना बताया जाता है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बताया जाता। लेकिन जो अपना धर्म भी दिखावे के करते हैं और दूसरे के धर्म के भी जाते हैं, वो भी दिखावा करते हैं, उसका मतलब दोनों धर्मों के साथ मजाक करते हो। अच्छा आजाद साहब, थोड़ा और मैं पीछे जाना चाहता हूँ। पीछे मत जाइए, अब आगे, एक एक अब आगे एक एक सवाल, आखिरी सवाल, इतिहास की तरफ। वाली चीजें मैंने बहुत बताई। एक ही सवाल पूछूंगा। पार्लियामेंट दो की रिकॉर्ड दो नहीं बताया। जी 2002 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद भी त्रिशंकु स्थिति उत्पन्न हुई थी, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फिर कई हफ्तों तक, मुझे लगता है महीने से ज्यादा जो है बातचीत चलती रही, और आखिर में कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन हुआ। उस समय आप काफी सक्रिय थे, और 3-3 साल का वो जो है रोटेशन। मैंने वो अपनी बुक में लिखा, मैंने बुक लिखा है, वो मैंने रहम खाकर पीडीपी को दी थी, और मैंने डिटेल लिखा कि मेरे को 22 सीटें मिली, 4 या 5 थी जब मैं प्रेसिडेंट था, और 20 लोगों ने मुझको ज्वाइन किया। तो पहले मुझे लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मेरे 22 लोगों ने चुना। उसके बाद भीम सिंह के 4 थे और बाकी जो 18 थे वो मेरी कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने, कश्मीर के भी जम्मू के, वो इंडिपेंडेंट थे सारे। तो मेरी स्ट्रेंथ 42 हो गई। तो मैंने गवर्नर साहब से बात की, क्योंकि गवर्नर साहब एनसी ने
फारूक साहब ने कहा था हम सरकार नहीं बनाएंगे, उनकी 26 या 28 सीटें हैं, क्योंकि हम सरकार में थे, हमें बहुमत नहीं मिला, तो हमें रिजेक्ट किया है, तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो मैंने गवर्नर साहब से किया कि मुझसे पीडीपी तो 14 थी या 16 थी, तो मैंने कहा भाई मेरा नंबर 22 है तो मैं बनाऊं। उन्होंने कहा आओ हमें बुलाइए। तो गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया राजभवन, उसने कहा देखो चाहे आपके 22 हूँ और पीडीएनसी ने कहा होगा कि 28 हैं हम और हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली पहले उनको बुलाना पड़ेगा, फिर अगर वो नहीं कहेंगे फिर आपको बुलाऊंगा। लेकिन मील वाइल मेरे इंडिपेंडेंस से बातचीत चल रही थी, तो वो 24 घंटे में क्लिक हो गया कि मेरे 42 हो गए। तो पहले मुझे अपनी पार्टी ने इलेक्ट किया, फिर इन 42 ने मुझको इलेक्ट किया लीडर। तो गवर्नर साहब ने खुद ही मुझे फ़ोन किया कि भाई अब तुम्हारा तो नंबर है, अब तो मुझे एनसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो फॉर्मेलिटी मुझे करनी, बिकॉज योर नंबर मैंने पूरा टीवी पे देख लिया कि 22 के बाद जो 42 के 42 लोग वहाँ मौजूद थे और उनकी तरफ से जो जॉइंट लेटर है वो भी मुझको मिल गई। तो आप बुलाइए अब ओथ लेने के लिए। अब 11 बजे मुझे गवर्नर के पास टाइम था ओथ लेने के। तो मेरे पास एक वकील थे हमारे कश्मीरी पंडिती, मैंने उनका बुक में नाम लिखा, हाँ। तो वो 8 बजे मेरे पास आए, हम सुबह चाय पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई अशोक जी, मुफ्ती साहब हमारे बहुत पुराने साथी रहे, मैंने उनके साथ काम किया, वो स्टेट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, मैं स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का था। तो उनको कभी सीएम बनने का मौका नहीं मिला, उनको पावर, तो अब वो फिर तीसरे नंबर पे चले गए, तो अब खत्म ही हो जाएगी एनसी। उनके भी कुछ, ये पीडीपी, उनके भी कुछ लोग, उन्होंने मुझे अभी ये 42 मैंने तो मैसेज भेजे कि हम ज्वाइन करें। तो अगर मैं ज्वाइन करूंगा, उनके तोड़ूंगा, तो वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुफ्ती साहब पार्टी खत्म हो, तो मैं चाहता हूं कि उनसे मांगे कुछ मिनिस्टर। तो कहा अच्छा है। तो मैंने लैंडलाइन पे मुफ्ती साहब को फ़ोन की कि मैं सोचता हूं कि आपकी सरकार का हिस्सा बने और मिनिस्टर बने। मिनिस्टर आप नहीं बने, आप भेजें आप 4-5 लोग। कहा अच्छा आइडिया है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या प्रोग्राम? मैंने कहा 11 बजे गवर्नर ने बुलाया है कि मैं उनको डेट दे रहा हूं कि कब ओथ होगी। तो कहा अभी तो 8 ही है, आप इधर से नौगाम से ही निकलिए, कपड़े वपड़े पहन के आइए, यहाँ ब्रेकफास्ट करिए, फिर यहीं से नौगाम चाहिए, बातचीत करेंगे। तो हम नौगाम पहुंच गए, कपड़े वपड़े बदल कर सब। तो मैंने फिर रिपीट किया, तो कहा बहुत अच्छा इरादा है, लेकिन मुझे 4-5 दिन दे दो, 3-4 दिन मुझे दे दो कि मैं सलाह करूं किस किस का मैं नाम आपको मिनिस्ट्री में दूंगा। बहुत अच्छा, तो इसको गवर्नर को कहो ज़रा 3-4 दिन रुक जाए। तो मैं गया 11 बजे, तो गवर्नर को कहा कि भाई मैंने इस तरह से सोचा। तो कहा अपने सोच समझ के कह रहे हो? मैंने कहा ठीक है, हमारे मुफ्ती साहब को जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह, बचपन से, स्कूल लाइफ। ठीक है। मैंने वहीं से सोनिया गांधी को फ़ोन किया घर आकर के मेरा ये था, मैंने उनको उन्होंने आई मस्ट गिव क्रेडिट टू मिसेस गांधी, उन्होंने कहा भैया पावर में आपने लाए, सीटें आपने बढ़ाई हैं, जो आपको बेहतर लगे जो मर्जी है आप करो। देखो उनकी पीठ के पीछे बोलता हूँ, इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन सच जो है वो सच। तो मैं दिल्ली गया, उनको बता दिया इस तरह से। तो वापस आने से पहले अब 2-3 महीने इनको कहा मैं जा रहा हूँ, तो कहा किसी एक को साथ ले लो और क्या क्या पोर्टफोलियो के बारे में। तो मैं दे दो। तो कहा मनमोहन सिंह को साथ ले लो। मनमोहन सिंह जी लीडर अपोजिशन थे राजस्थान। तो हम दोनों गए, मुफ्ती साहब ने लंच खिलाया, मांगा हमने फिर नाम, तो कहा मैं भेज दूंगा फ़ोन पे, है नाम फ़ोन पे। मैं अब मंत्री की बात करते, तो फ़ोन दिए नहीं उन्होंने। उधर से हमें गवर्नर कहता था भाई सरकार बनाओ, अब तुम्हारे पास बहुमत है, बहुमत में 42 सीटें हैं, 2 ही कम है। तो उसने कहा ओथ लेना और 2 नॉमिनेशन की सरकारें, नॉमिनेशन सीटें हैं वुमेन की, वो मैं उसी वक्त कर दूंगा, आप बहुमत आ जाओगे। और कोई दावेदार ही नहीं है, तो अगर नहीं भी होता यू आर द लार्जेस्ट पार्टी। तो नहीं आए मुफ्ती साहब, फिर मुफ्ती साहब को ही बुलाया कि सामने सामने ही ख़त्म करें कौन मिनिस्टर क्या पोर्टफोलियो चाहे। मुफ्ती साहब आ गए एयरपोर्ट से सीधे,
दोपहर। अब सोनिया गांधी के कमरे में हम तीन ही हैं, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और मैं। तो मुफ्ती साहब को सोनिया जी ने बताया भाई नाम दे दो 3-4। कहा कैसे नाम, कैसे नाम? मैं तो अपने लोगों को बताया कि मैं चीफ मिनिस्टर को कैंडिडेट हूं। कहा कि अब खुद ही चीफ मिनिस्टर बनते हो। कहा कि भाई मैं गुलाम नबी को क्रेडिट देती हूं कि इसने आप पर रहम खा के भी, हमें जरूरत नहीं थी आपकी, लेकिन इसने आप पर रहम खाकर, अंग्रेजी में उन्होंने बताया कि उन्होंने दी और आप चीफ मिनिस्टर मांगते हो। तो फिर आई रिमेंबर जन्नत हो मुफ्ती साहब ने उन्होंने कहा नो यू आर इंसल्टिंग मी, यू कॉल्ड मी हियर। तो मैंने और मनमोहन सिंह जी भी कॉल्ड यू हियर टू गिव द नेम्स, not to become the chief minister. You have 16, I have 40 to 42, more than double. No, I will give the press conference outside, they insulted me. तो हम तीनों एक दूसरे को देख रहे कि ये हो क्या रहा। मतलब ये एक बड़ा नया मामला, ये सोच समझ के था ये ड्रामा करने का। और तो तब से मेरी उम्मीद ही लीडरों पर उड़ गई है कि हमारे लीडर किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने इंटरव्यू किया, क्योंकि तब तक जब ये बारी आई थी तो मैं जनरल सेक्रेटरी था, मुझे और कोई स्टेटों का इंचार्ज था। तो मैंने कहा मैडम को लेट हिम बिकम। तो फिर ये बात आई कि 3 साल हम लें और 3 साल वो लें। तो सोनिया गांधी ने कहा ओके गुलाम नबी विल बी फर्स्ट 3। फिर मुफ्ती साहब ने इस पर आधा घंटा लगाया, नो आई विल बी फर्स्ट 3। तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो फर्स्ट 3 जब तोल रहे थे कि उनका मालूम था कि मैं अगले वाले 3 भी खा जाऊंगा एट अप्रोप्रिएट टाइम में। तो दे दी 3 बन गया, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद ही, क्योंकि वो जनता पार्टी में रहे थे वीपी सिंह के साथ, तो जनता पार्टी में वीपी सिंह के साथ उस वक्त बीजेपी भी थी, जनता दल भी था, सीपीएम भी थी, सुरजीत थे। तो मुफ्ती साहब जन्नत हो उनको कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही वो हमारे सीपीएम, जनता दल वगैरह से मिलना शुरू किया, क्योंकि वो यूपीए गवर्नमेंट को हमारी सपोर्ट करते थे। तो उनको यहाँ कश्मीर बुलाना शुरू किया, उनके आना जाना शुरू किया। तो जो ही 6 महीने रहे अभी मुफ्ती साहब के 2.5 साल, तो वो सब लीडर जो मुफ्ती साहब जिनको इंटरटेन करते थे वो सोनिया गांधी से मिलने लगे, बहुत अच्छा काम करने, इन्हीं को चलने दो। तो वो इस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अगले 3 साल लेने के लिए भी। लेकिन फिर हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में लाई, तो वर्किंग कमेटी में 100% तय हुआ कि ये गलत फैसला था हमारा मुफ्ती साहब को देना ही। और वो आप वो हट और कैमल की तरह पहले सर अंदर देने दो, फिर अगली टांगें, फिर चारों टांगें और अंदर वाले को बाहर निकालो। ये 6ठी क्लास में पढ़ा था हमने, हट और वो कुछ नाम था उसका, और कैमल इन द डेजर्ट। तो किसी ने सुनाया उस मिसाल को कि तो ऐसा हुआ, नथिंग। फिर उनको सुनाया भाई नो, तो फिर उन्होंने किया। लेकिन उनके दिल में ये लर्किंग फेयर रहा। तो इसीलिए जब ये बात आई ज़मीन देने की, मिनिस्टर उनका फॉरेस्ट इरिगेशन, कैबिनेट में उनके मिनिस्टर ने ये प्रपोजल आया, और प्रपोजल कैबिनेट में यूनानिमसली अप्रूव हुआ। और 1 साल नहीं, 1 महीना बाद कहा जी वो फैसला गलत था, इसलिए हम वापस लेते हैं। तो बेसिकली उनको वो हमें 2.5 साल, क्योंकि वो समझते मैंने डबल शिफ्ट किया, ट्रिपल शिफ्ट किए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको लगता था दोनों पार्टी को, एनसी और पीडीपी को, कि ये अकेली ही 2/3 मेजॉरिटी बनाया, इसलिए दोनों मिलके और एजिटेशन शुरू कराई। इसलिए मैं दोनों पार्टीज को अच्छी तरह से जानता हूं कि उनका सामने क्या चेहरा होता है पब्लिक का। कश्मीरियों के लोगों को बेचारे, कश्मीरी बेचारे हमेशा हज़ारों सालों के दबे हुए हैं, गरीब हैं, कुछ चंद लोगों के पास पैसा है, लेकिन अभी तक भी 90% कश्मीरी जो हमारा है गरीब है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता। उसको बेचारे को जो बताओ वो समझता है, यकीन करता है कि सच बोलते हैं, लेकिन लीडर हमारे सच नहीं बोलते हैं।
ये मेरी शिकायत रही हमारी जम्मू कश्मीर के लीडरों से और पूरे हिंदुस्तान के लीडरों से, क्योंकि मैं स्कूल के कॉलेज के ज़माने से भी नेहरू खानदान के साथ मैंने काम किया, लेकिन लीडर में गांधी को मानता था क्योंकि सेकुलर था और सच बोलता था। आजाद साहब, संक्षेप में दो बातें पूछूंगा आपसे। क्या उस समय तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री ना बने? संक्षेप में। ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, आजाद साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आ रहे हैं, यहाँ पर कई जो विकास प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन होगा और साथ ही में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट हो, वो हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता, आ सकता। और मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का हो, जिस स्टेट में जाएगा कुछ दे के ही जाएगा। मंत्री आता है तो वो छोटी चीज़ दे के जाता है, प्राइम मिनिस्टर जब आता है तो बड़ी चीज़ दे के जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने पहले दिए हैं, कुछ गलतियां भी बीजेपी से हुई हैं। स्टेट हमारी ख़त्म की, 370 ख़त्म किया, 35A ख़त्म किया, ये माफ़ नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ इस प्राइम मिनिस्टर के होते हुए कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जम्मू भी आए, कश्मीर भी आए, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और मेरी तवक्का है कि यहाँ वो ऐलान करेंगे, करना चाहिए कि जल्दी इलेक्शन होंगे और जल्दी स्टेटहुड देंगे और हमारे 35A को बहाल करेंगे, ताकि बाहर वाला कोई ज़मीन न खरीद सके, बाहर वाला यहाँ नौकरी न कर सके। और कुछ बड़े प्रोजेक्ट, यहाँ कोई थर्मल प्रोजेक्ट दे। अभी हमारी विंटर में सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है कि बारिशें नहीं, ये बर्फ़ अपने समय पे नहीं होती। बर्फ़ होनी चाहिए थी हमारे नवंबर दिसंबर में। बर्फ़ पिछले साल भी फरवरी में हुई, इस साल भी, ये तो एक महीने में पिघल जाएगी। तो जिसकी वजह से इस साल भी कश्मीर में भी, जम्मू में बिजली की बहुत कमी हुई। और इस साल तो बर्फ़ हुई नहीं, दिसंबर जनवरी में भी नहीं। तो ये बर्फ़ जो आज हो रही है 10 दिन में पिघल जाएगी। तो इस दफ़ा हमें सर्दियों में और गर्मियों में कोई बिजली नहीं होगी। मेरी गुजारिश है, मेरे वक्त में जब ये यूनियन मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश किया था कि हमारे एक ये थर्मल बीजेपी जो कोयले से चली, तो उन्होंने 1000 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। लेकिन मेरे चीफ मिनिस्टर सरकार बदलने के बाद, तब सरकार उसके बाद भी उसको किसी ने फॉलो अप नहीं किया, कि मेरे बाद NC ये रही, उन्होंने भी फॉलो नहीं किया विद प्राइम मिनिस्टर। तो आज मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि यहाँ वो एक कश्मीर में, एक जम्मू में, 1,000 के अगर वो कोयले पे चलने वाले प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे, क्योंकि अब कश्मीर में कोयला ले जाना आसान होगा, ट्रेन बन गई, वरना पहले मुश्किल था। और जम्मू तो आसान आ सकता है, कोयला ट्रेनों से आता है बाकी। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, ये अगर 2 कोयले के प्रोजेक्ट। आजाद साहब, एक आखिरी सवाल, संक्षेप में इसका उत्तर दीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल लगातार जारी है, बड़े बड़े नेता जो हैं उनके पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, और अब चर्चा चल रही है कि कमलनाथ भी हो सकता है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाए। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य है, और आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आज कमी खल रही है गुलाम नबी आजाद की? क्योंकि आप भी एक ट्रबल शूटर थे कांग्रेस में, और साथ ही में प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी समय समय पर कांग्रेस को बचाते थे, संकट मोचन का काम करते थे। तो क्या लगता है आपको? देखो, कांग्रेस के वक्त में हमारे बीच में बांटा हुआ काम था। हिंदुस्तान का फील्ड में मैं काम करता था और कुछ साथी अहमद भाई वगैरह दिल्ली में बैठते थे, लेकिन हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन थी। कमियां कांग्रेस की आज से नहीं है, 10-12 साल से है। मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि इस कांग्रेस में बनाने में, खास करके 77 के बाद, हमने भी अपना खून दिया है। 77 के बाद 2 किस्म के कांग्रेस बनाने, एक तो आज़ादी से पहले तो बहुत ही, उनकी तो कुर्बानी का कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक दोबारा कांग्रेस ने पुनर्जन्म जिसको कहते हैं हम हिंदी में, दोबारा जन्म लिया वो 77 में। हमने भी संजय गांधी के साथ, कोई जेल, कोई जगह नहीं है, भूखे खाए बगैर, सोए बगैर, लाठियां खाई, और ये कांग्रेस पता। लेकिन कांग्रेस में कमज़ोरियां हैं
और इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए हम सीनियर लीडर 22-23 जमा हुए थे बड़े सन में, जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर थे, कोई 16-17 हम यूनियन मिनिस्टर थे, कुछ चीफ मिनिस्टर भी थे यूनियन मिनिस्टर। तो इससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन अकेले अकेले भी लीडरशिप बात कर रहे थे, हमारी सुनी नहीं गई। फिर इकट्ठे हमने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन हमको कहा गया कि ये सब बीजेपी वाले हैं। अब अंदाजा करिए कि जो लोग इंदिरा गांधी के साथ थे, संजय गांधी के साथ थे, राजीव गांधी के साथ थे, नरसिम्हा राव के साथ थे, मनमोहन सिंह के साथ थे, क्योंकि वो लीडरशिप को पसंद नहीं आती थी कि लीडर, हम कहते थे कांग्रेस खत्म हो रही है, तो कहा ये बीजेपी के साथ है, इनको जाना है तो बीजेपी में जानो। कांग्रेस के पतन के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है, वही भगाने में कहते, वो तो कहते हैं ये 60 साल से ऊपर वाले हैं, ये हमको चाहे नहीं। तो 60 साल के बाद ही तो लोग सीरियसली लेते हैं, 60 साल के बाद ही तो लीडर बन जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद। इन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी, हमारे साथ इन्होंने ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और इसमें इन्होंने कई विषयों पर अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।